हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जिस चीज़ का हम लोग 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जिस वैकेंसी का हम लोग 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली वो वैकेंसी आ चुका है। और हम लोग जो है वो ये तो इसका न्यूज़ आपको बहुत दिन पहले ही पता चल गया था, 3-4 दिन पहले ही। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि टीजीटी का सिलेबस क्या होगा, पीजीटी का सिलेबस क्या होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों के पास जो था, इससे पहले हम लोगों के पास ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट नहीं था। लेकिन अब जो है आपके पास ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आ गया है। तो इसके बेसिस पर आप जो है वो सारी बातों को ऑफिशियली जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो आपको बन रहा था वो सब वीडियो अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग जो थे, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग जो है बता रहे थे कि ये होगा, वो होगा, उसका चेंज होगा, नेगेटिव मार्किंग ऐड होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपका क्या क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ है। तो चलिए, अगर आप मतलब सारे चीज़ों के बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरा मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि सारे इस वीडियो में मैं आपको सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से, सीधे से अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए जो है इसके सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या क्या आया है और आपका क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो आपका हो गया, आपका एडवर्टीजमेंट आपका दिया है कि एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ये है और ये है आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। इससे पहले आपको LDCE आया हुआ था, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब कि ऐसे ही उसमें उस वैकेंसी में ऐसे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जो कि ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय में आपका क्या है, केंद्रीय विद्यालय में जो है पोस्टेड है और वो मतलब प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन ये आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फ्रेश कैंडिडेट। तो यहाँ पर है केंद्रीय विद्यालय संस्थान henceforth mentioned that the KVS of the autonomous organization। ये दिया आपका कि ये क्या कहाँ पर है, आपका वो सब दिया है और उसका कुछ आपका दिया, बताया है कि क्या क्या है, इसका सब अपने बारे में कुछ बताया। तो यहाँ पर KVS invites application for the Indian citizens for the following the primary teachers of the केंद्रीय विद्यालय संस्थान apply to the CBT mode। तो देखिए, ये हो गया आपका, इन लोग दिया है। और साथ ही साथ the requirement examination will be conducted through the computer based। If selected, the candidate may be posted anywhere India as per the requirement of organization। तो देखिए, एक चीज यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि इस बार जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा और CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर लिख दिया है, ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, तो आपको KVS के बारे में पता ही होगा कि आपका ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का आपका ये क्या है, वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आपका जो है वो क्या, आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग आपको मिल सकता है। जैसा इनका मतलब रिक्वायरमेंट होगा, जैसा इनका सीट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कहीं पर भी इसका जो है मतलब, आप अगर सेलेक्टेड होते हैं, आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, अगर आप ये उसके बाद अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया डिटेल्स ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ टेंडेंसी वैकेंसी। यहाँ आपको दिया हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर देखिए, अभी जो आपको फ्रेंड्स आपको जो वैकेंसी दिया हुआ है वो वैकेंसी जो है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका इतना ही वैकेंसी रहेगा। ये वैकेंसी जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। और ये वैकेंसी जो है आपका क्या हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए साफ साफ कि The details of the category wise break of the member of the tendency vacancy include actual well as anti vacancy of the account of requirement promotion vacancies are tentative may be increase or decrease। decrease भी हो सकता है और फ्रेंड्स यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पॉजिटिव होप ही रखना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो है वो इंक्रीज ही होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करती है प्राइमरी टीचर का। यहाँ पर आपको दिया है कैटेगरी वाइज की प्राइमरी टीचर का वैकेंसी कितना है। तो अनरिजर्व मतलब जो कि अन कैटेगरी के हैं, मतलब कि जो कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में, इसका सीट कितना है, वो इसका सीट है मात्र आपका 2599, मतलब 2599। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका सीट है 1731, मतलब 1731। AC में सीट है 962, ST में है आपका 421,
EWS में आपका 641 है, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी वैकेंसी आपका जो है वो कितना है 6440, 6614 वैकेंसी, जो कि अपने आप में अभी तक का जो भी वैकेंसी आपका आया है प्राइमरी टीचर का केंद्रीय विद्यालय में, उसमें अभी तक का सबसे हाईएस्ट आपका वैकेंसी है 97। ये आपका सब कुछ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका किसमें, प्राइमरी लेवल पर। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप कर सकते हैं और अपना एक स्थान सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब दिया है कि BOA का मतलब क्या होता है, BA का मतलब क्या होता है, OH का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप उतना तो आप बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए होंगे फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होगा। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, आगे आपको दिया हुआ है कि लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टीज आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। रिजर्वेशन फॉर द SC ST कैटेगरी विल बी एज द गवर्नमेंट, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा। और एज रिलैक्सेशन ST ABC OBC और जो भी एक्स सर्विसमैन का होगा वो आपको दिया जाएगा। ये जो इंडिया रूल्स है, मतलब ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है मतलब उसके रूल रेगुलेशन पर चलता है। तो जो आपका एज रिलैक्सेशन होगा, जो आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सब आपका सेंट्रल के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट जल्दी से सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का ऑलरेडी डेट आ चुका है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी सर्टिफिकेट के कारण से छूटे। क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो आप जब आपका रिटर्न क्लियर होगा और आप जब इंटरव्यू में जाइएगा और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, एक भी पॉइंट आपको टेंशन नहीं लेना है, बस मतलब हर एक चीज़ को आपको बहुत ही सरसरी निगाह से रखना है और अपना सारे डॉक्यूमेंट को, सारे चीज़ों को अच्छे से करना है, ताकि आपको अपना एक जॉब मिल जाए। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि देखिए ये है आपका प्राइमरी टीचर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको पता है ये पे स्केल मैट्रिक लेवल में 6 में आता है, इसका ये आपका ग्रेड पे है। इसका क्वालिफिकेशन है आपका कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 50% ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा अगर आप किए हो तब, या फिर सीनियर सेकेंडरी मतलब डिप्लोमा जिसको कि हम लोग DLED कहते हैं, वो अगर आपने किया हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट B.Ed 50% मार्क 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन किया तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आप देख लीजिएगा कि आप कौन से कंडीशन में बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप जो है वो सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ये किए होंगे ये, या ग्रेजुएशन, ये हो गया आपका जो पॉइंट आपको बनता है। या फिर आपको पता है कि पिछले साल जब आपका KVS का वैकेंसी आया हुआ तो B.Ed वाले को भी एलिजिबल किए हुए थे, तो इसमें B.Ed वाले भी जो है वो एलिजिबल है। B.Ed विद एटलीस्ट 50% मार्क्स बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन हु इज एक्वायर्ड टू द क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एज ए टीचर ऑफ 1 to 5% टू अपॉइंट एज द मेजोरिटी। मतलब ये दिया हुआ है कि अगर आप B.Ed किए हुए हैं और आपके पास है, तो आप जब सेलेक्ट होइएगा तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा जब आप 6 मंथ का जब आप प्राइमरी टीचर में हो जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात की क्वालिफाइड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 आप क्वालिफाई हो पाइएगा, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको हिंदी और इंग्लिश में टीच करते आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो KVS जो ये आपका स्कूल है, वो आपके जैसे आपको पता होगा कि बहुत मतलब पूरे ऑल इंडिया में आपका ये लोकेटेड है। तो आपको बेसिकली इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इंग्लिश आपको आना चाहिए। वो आपके से जब इंटरव्यू लेंगे आपसे, तो वो क्या करेंगे आपके बारे में, इसके बारे में जो है वो क्या करेंगे, जब आपसे इंटरव्यू लेंगे तो उसके बारे में जो है वो आपसे देखेंगे। क्योंकि अगर आपकी पोस्टिंग साउथ रीजन में मिल जाती है तो आप तो तमिल तो जानते नहीं है, तो आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक इंग्लिश, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, तभी वो आपको क्वालिफाई करेंगे, तभी आप अच्छे से वहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, B.Ed कैंडिडेट कैन अप्लाई गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन ऑफ द पैनल बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट सब्जेक्टेड टू आउटकम SLP ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर रिटन एग्जामिनेशन फी पेड बाय एप्लीकेंट।
तो ये कुछ केस चल रहा है, तो ऐसे आप एलिजिबल हैं, वहाँ पर कुछ केस आता है तो उसमें आपको बीएड वाले कैंडिडेट को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप भर दिए और आप अगर कुछ ऐसा निगेटिव सेंस में केस आता है तो आपकी फीस अप्लाई नहीं की जाएगी। तो पॉजिटिव ही रहिए, आपका जो है वो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को है 5 साल का है, अदर बैकवर्ड को 5 साल का है। वोमेन ऑल कैटेगरी के टीचिंग पोस्ट के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि आपको इससे पहले भी मिलता था। कैंडिडेट 3 years कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड पोस्ट आर इन द सेम अलाइड टू द अप्लीमेंट, जो है वो अगर आप कुछ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करते हैं तो आपको भी जो है वो आपको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरल को 5 साल का, 8 साल का ओबीसी को और एससी एसटी को, अगर आप कुछ जॉब करते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में। और वही जम्मू कश्मीर में या कुछ जो कंडीशन है आप उसको देख लीजिएगा। और पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी इंक्लूडिंग वोमेन, तो एससी एसटी को अगर डिजेबिलिटी है तो उनको 15 साल का, 13 साल का, 10 साल का, ये सब आपको दिया हुआ है। सब टर्म एंड कंडीशन देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये जो मैं पीडीएफ है अपने ये क्या करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा या फिर ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा www.kbs.nic.in पर चले जाइएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी का जो है आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरी का आपको दिया हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द कंसेशन मेंशन्ड अबव द इफ ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन पोस्ट ओनली वन ऑफ द ओकेजन ऑफ द हाईएस्ट परमिट्स लिमिटेड ग्रांटेड, मतलब कि आप जो है क्या लिखा हुआ है कि इफ ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन ओकेजन कंसेशन ओनली वन ऑफ द कंसेसियस ऑफ द हाईएस्ट प्रोविजन विल बी लिमिटेड विल बी ग्रांटेड, मतलब आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि the cut-off date for determining the various eligibility criteria, educational qualification age will be 26. Applicants must be satisfy all of the condition 26। देखिए क्या फॉर्म भरने का डेट आपको जो है 26 दिसंबर है, 26 दिसंबर है। तो वहाँ तक आपका सब कुछ रेडी होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, आपका रिजल्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपका रेडी होना चाहिए। अगर आप इसके बाद का डेट का बनाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी भी आपके पास 5 है और आपके पास 26 तक अभी भी डेट है। तो अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जल्दी से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब आपका रिटन क्वालिफाई होगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जो है वो एग्ज़ाम देने से पहले जो है वो सब कुछ क्या अपना देख ले और सब कुछ ये कर ले। यहाँ पर इकोनॉमिकल का भी दिया हुआ है, तो जो भी रूल रेगुलेशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का वो भी आप देख लीजिएगा। जो टर्म एंड कंडीशन है पीडीएफ में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी हेल्ड डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट प्लेसेस सिटी विल बी अप्लाइंग द लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब कुछ दिया है टर्म एंड कंडीशन, जो कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में क्या क्या होता है, तो सब आप देख लीजिएगा अच्छे से, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर लिखता है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी रिवर्स फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोसेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन for this advertisement. According these coordinates are required to produce a valid income and asset certificate during document stage, ठीक है। तो शायद जो ये EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो क्लोजिंग डेट से पहले जो है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बनवाना पड़ेगा ये इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, वो उनको बनवाना पड़ेगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ पीआरटी ए वैलिड सीडेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द सीबीएसई और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी कैटेगरी। यहाँ तो इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप पीआरटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। पता नहीं यहाँ पर अभी तो ये दिया नहीं है कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सीटेट आपका यहाँ पर तो अभी जैसा पढ़ने पर लग रहा है फ्रेंड्स, ये इस पीडीएफ को पढ़ने पर लग रहा है कि सब कुछ जो है आपका क्या
इसको पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि सीटेट वाले कैंडिडेट अभी जो भी अपीयर करेंगे उनको शायद इन्होंने अलाउ नहीं किया है, ठीक है, उसको अलाउ नहीं किया है, उनको उनके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। बाकी देखिए आगे कुछ होता है, कुछ चेंजेस होता है, तो फिलहाल तो यही आपको लिखा हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन तो आपको पता है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, सबसे पहले आप रिटन एग्जाम के लिए अपेयर करिएगा, फिर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करिएगा, तो उसके बाद कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो फिर उसके बाद आप कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो है वो इंटरव्यू होगा और आप मेरिट आपका नाम सबसे पहले रिटन होगा, आपका रिटन हो गया, और उसके बाद अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्या होता है वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन जब आपका होगा, तो भी अगर आप 100 अभी देखना पड़ेगा कि कितना मार्क्स का आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। तो आप कीजिएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो रिटन का और आपका ये रिटन का मार्क्स, इंटरव्यू का मार्क्स एडअप होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप इस टाइप से ये हो जाएंगे। अब देखिए सिटी आपको दिया हुआ है कि कौन कौन टेस्ट सिटी अवेलेबल है, टेस्ट स्टेट, टेस्ट सिटी आपको जो है, तो डिफरेंट स्टेट दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहाँ और कौन सा सेंटर आपको जो है आपके लिए कंफर्टेबल है। तो बहुत सारा सेंटर आपको दिया है, पीडीएफ को एक बार अच्छे से ध्यान देख लीजिएगा, कौन सा आपको नज़दीक पड़ता है, अगर आपके स्टेट में है तो आप वहीं से भर दीजिएगा, और अगर तो जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, तो सीधी सी बात है कि मैं रांची अप्लाई करूंगा, तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है, क्या है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। The city's center of the computer-based online examination will be decided by KVS through the preference options submitted by the extent of ability of the computer test of a such city center, which effort will be made allot with one of the opted city of the KVS reserved to allot the center of the city other than the candidate choice anywhere. The KVS has to right conduct a CPT all of the cities it any other city। मतलब ये दिया हुआ है कि आप ऑप्शन डालते हैं तो ऑप्शन में क्या रहेगा वहां पर अवेलेबल। अगर वहां पर आप जैसे कि दिल्ली चूज करते हैं और मान लीजिए कि आपने फॉर्म लेट से भरा और वहां का सीट ऑलरेडी पूरा फुल हो गया, तो ये 2-3 ऑप्शन मांगेंगे, और 2-3 ऑप्शन जब मांगेंगे तो वहां पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिल्ली दिया है तो अगर आपको कुछ दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो वो दूसरे सिटी में भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सीट कितना अवेलेबल है और सीट कितना अवेलेबल नहीं है, तो ये आप मतलब डिपेंड करेगा उनके ऊपर, और ये अपने उसे डिसाइड करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि आप फॉर्म को थोड़ा जल्दी भर दीजिएगा, अभी तुरंत मत भरिएगा, थोड़ा सा किसी का वीडियो देख लीजिएगा, या फिर मैं ही कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या कैसे भरना है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, और देखने के बाद उसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा कि आप क्या कैसे कैसे भरना है, और थोड़ा जल्दी ही भर दीजिएगा, तो आपके मन लाइक जो भी सेंटर है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है, आपको क्या क्या है सब कुछ प्रॉपर वे में आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब दिया है रूल कि आपको एडमिट कार्ड चाहिए ही, स्कीम सिलेबस चाहिए ही, एग्जामिनेशन विल बी KVS वेबसाइट आपको दिया जाएगा, कोर्स में जो भी क्या होगा इन्फॉर्मेशन होगा आपको इसी में दिया जाएगा आपको, ठीक है। और कैंडिडेट आपको अप्लाई कैसे करना है, तो वही आपको लिंक एक्टिवेट होगा, उसके आपको क्या करना है, सबको आपको वैलिड ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, यानी सब कुछ आपको करना है, ईमेल आपको इसमें अच्छे से भर लेना है। कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, इट शुड बी क्रिएट, अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, सारा चीज़ों का कम्युनिकेशन जो होता है आपका ईमेल आईडी के बेसिस पर होता है, तो वो आपको एक बनाना पड़ेगा, और ठीक है। कंप्लीट डिटेल शुड बी फिल्ड विथ केयरफुली, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन स्कैन एंड रिसेंट फोटोग्राफ इम्प्रेशन, ये सब आपको होना चाहिए। नो फी रिक्वायर्ड इज पेड बाय द कैंडिडेट, नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST, अगर आप SC/ST एक सर्विसमैन बिलोंग करते हैं, पेड बाय शायद उनको शायद ज़रूरत नहीं है, SC/ST कैंडिडेट को और एक सर्विसमैन को जो है उनको नहीं ज़रूरत है शायद फीस अप्लाई करने का, इसको पढ़ने का तो यही लिखा हुआ है, नो फी इज रिक्वायर्ड टू द पेड टू द बिलोंगिंग टू SC/ST कैंडिडेट को फीस नहीं लगेगा, उनका पैसा बच गया, ठीक है। और अगर आपने फी डिपॉजिट कर दिया तो किसी भी केस में अगर आप अदर पोस्ट से बिलोंग करते हैं और अगर आपने पैसा पेड कर दिया तो पैसा पेड करने के बाद फी सबमिट करने के बाद आपका पैसा किसी भी केस में आपका रिटर्न नहीं होगा।
तो अब यहाँ दिया है कि क्या क्या लगेगा। प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा, 1500 रुपीज़ लगेगा। यहाँ पर आपको सब दिया है क्या क्या लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपको सब कुछ दिया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल ईयर, ये सब आपको EWS के लिए भी आपको, अगर आप जो भी आप एप्लीकेबल हैं उसके लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है द नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, ये सब भी आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए सर्टिफिकेट में। अगर आप कुछ गलती भर देते हैं तो आपको जो है जब आपका इंटरव्यू होगा, आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सभी चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी से, सही से, कुछ अगर आपके डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है तो उसको जल्दी से जो है वो क्या करवा लीजिए, कंप्लीट करवा लीजिए और उसको सही करवा लीजिए। ठीक है। ए लिंक विल बी प्रोवाइडेड वेबसाइट डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये सब आपको जब एडमिट कार्ड होगा तो लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है सब आपको इम्पोर्टेंट डेट्स। कमिटमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 तारीख से आपका शुरू होने वाला है और 26 तारीख तक आप लास्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आपका 5 से शुरू होगा और 26 को क्या हो जाएगा, आपका लास्ट कर जाएगा। 26 के बाद आप जो है वो नहीं भर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम का डेट इन लोग बाद में पब्लिश करेंगे, देखेंगे कि सेंटर क्या अवेलेबल है। ऐसे 3-4 महीना के बाद एग्जाम आपका हो ही जाएगा। ठीक है। ये दिया है कि जनरल इंट्रोडक्शन की वैकेंसी जो है आपका क्या इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। द नोटिफाइड वैकेंसी और द पोस्ट ऑफ द इंक्लूडेड रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आर टेंटेटिव, में भी इंक्रीज और डिक्रीज। द KVS राइट टू फिल द नोट, ये सब दिया हुआ है कि ये कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ इनके हाथ में है। कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल में होगा। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है। After the computer-based examination, agency will send the attempt question PDF format and candidate will be email ID and period of a, तो आपको भेजा जाएगा, रिस्पॉन्स शीट भेजा जाएगा। आप एग्ज़ाम दे दिए और एग्ज़ाम देने के बाद जो है आपको कुछ दिन के बाद आंसर शीट आएगा, आपको PDF भेजा जाएगा और उसमें से आप देख सकते हैं। अगर आप कोई को क्वेश्चन अगर आपने लगाया है और आपको लगता है कि आंसर की आपको अपलोड होगा, आप अपना ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी रोल नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। फिर लिखा है कि द कैंडिडेट विल पे टू पर क्वेश्चन फॉर चैलेंजिंग द आंसर की। अगर आपको लगता है कि आपने जो लगाया है वो सही था और जो आंसर शीट दिया है वो गलत था KVS के द्वारा, तो आपको चैलेंज करने के लिए 1000 रुपया हर एक क्वेश्चन पर आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है। और चैलेंज को एक्सेप्टेड किया जाएगा और सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे और वो देखेंगे क्या है रूल रेगुलेशन है कि आपने जो ब्लेम किया है, आपने जो क्लेम किया है वो सही है कि या गलत है कि नहीं। ठीक है। वो देखेंगे, डिसाइड करेंगे और उसके बाद जो है वो फैसला करेंगे। वो तो अलग बात हो गई। कैंडिडेट का जो इंटरव्यू का जो होगा डेट, ये सब कट ऑफ मार्क्स नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर। रिजल्ट ऑफ द KVS रिटन एग्जामिनेशन विल बी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट KVS आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इंटरव्यू। ये जो रिजल्ट होगा तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन में अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है वो फिर क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा। द फाइनल रिजल्ट रिटन प्लस स्किल टेस्ट, इंटरव्यू स्किल टेस्ट along with the cut off marks selected candidate post subject will be also display on the KVS website after the, जब आपका रिटन एग्जाम निकाल लीजिएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुला करके जब आपका आप रिटन भी आपका अच्छा चला गया और आपका जो है वो क्या रिटन भी गया और रिटन में जाने के बाद आपका जो है वो क्या आ गया आपका, हाँ इंटरव्यू में आप दिया तो आपका दोनों को मार्क्स ऐड करके आपको जो है वो क्या दिया जाएगा, आपको जो है वो सब कुछ मार्क्स दिया जाए। ठीक है। वो सब देख लीजिएगा। इफ देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स इन द फाइनल रिजल्ट द कैंडिडेट ऑल्डर एज विल गेट प्रीफर्ड। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी कैंडिडेट का दोनों का मार्क्स सेम है इंटरव्यू में भी और आपका रिटन में भी, तो दोनों का मार्क्स सेम है, दोनों का मेरिट जो है आपका क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, तो वैसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका जो कि थोड़ा एज उनका ज़्यादा है। अगर जो कि एज में छोटे हैं उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों का किसी कैंडिडेट का सेम एग्जाम आता है, सेम मार्क्स आता है, तो प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनका मार्क्स जो कि ओवर एज हो चुके हैं, मतलब जिनका एज ज़्यादा है।
ये सब हो गया आपका। KBS will be not enter any correspondence candidate about their candidature before the after the examination। आपको सब कुछ देना होगा, आपको प्रॉपर वे में सब कुछ भरना होगा। अगर आप उसके बाद कुछ देते हैं तो आपका जो है KBS will be take the verification of eligibility of the candidate at any point of the time prior after the completion of the selection process, even admit card issued certificate lack of information of the application फॉर्म अदरवाइज इंक्लूडिंग जेट ज्वाइनिंग ट्रांसफर द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, कैंडिडेचर विल रिजेक्ट। देखिए आपको क्या करना है फ्रेंड, जब भी आप कोई फॉर्म भरिए तो अपना एलिजिबिलिटी कैटेगरिया को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपका सब कुछ रेडी है कि नहीं, आपका रिजल्ट क्लियर है कि नहीं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपका सब कुछ क्लियर है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इतने मेहनत से आप देखेंगे नहीं, ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर देंगे और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका रिटर्न भी क्वालिफाई किया और रिटर्न क्वालिफाई के बाद इंटरव्यू में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको आपका कैंडिडेटर क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी से चूक जाइएगा और आपका सब कुछ जो है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, एक झटके में आपका जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप क्या करिएगा, आप सब कुछ अपने एलिजिबिलिटी कैटेगरिया को और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना EWS सर्टिफिकेट, जो भी से आप बिलोंग करते हैं, सारे चीज़ों को रेडी रखिएगा और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अपना फोटो हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब हर एक चीज़ को वीडियो पर ही मतलब डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद जो है आप क्या करिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा फॉर्म को बहुत अच्छे से। सभी चीज़ों को क्या पता इन लोग ये सुधार करने के लिए देंगे कि नहीं टाइम, लेकिन आप क्या कीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो है आप कर सकते हैं वो क्या, आप देखिएगा। उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, चारों कान मतलब अपना सारा दिमाग को खोल करके अप्लाई कीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका जो है रेडी होना चाहिए, ठीक है। KBS will be necessary case arises is the same in such eventually candidate will have to appear in such examination re-examination। कुछ होता है तो क्या ये सब ये इट KBS में भी डिस्क्रिप्शन टू द KBS मस्ट बी व्हेन नेसेसरी टू केसेस, कुछ केस राइज होता है तो फिर से आपका कुछ लेंगे, ठीक है। TAD आपको नहीं मिलेगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कहीं पर भी इंडिया में मिलेगा पोस्टिंग, पहले तो नौकरी तो मिले, पोस्टिंग कहीं भी मिले चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियली प्रमोशन ऑन द 2 years, आपको 2 साल का प्रमोशन पर रखा जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड टू द स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द जस्ट लाइक ए पोस्ट ऑफ द KVS, ठीक है। तो जो भी है क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर का, TGT टीचर का, PGT टीचर का, सारा अपना क्वालिफिकेशन सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप जो है वो क्या करिएगा, देखिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप कुछ गलत डालते हैं, अगर आपका नहीं होता है तो आपका सब कुछ रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, क्योंकि दिस इज ए गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीज़ों को इन लोग बहुत अच्छे से चेकेंगे, परसेंटेज को भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका सब क्लियर है, आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, आपका सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, आपने जो भी चीज़ दिखाया है वो सब कुछ सही है, तो ही ये आपको जो है वो क्या करेंगे, आपको आपका मेरिट में नाम आएगा। अगर कुछ में भी फॉल्ट आएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपके जगह पर किसी और को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको फुलफिलमेंट करना होगा, सब कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना होगा। प्लीज नोट दैट द नो चेंज ऑफ कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर इट्स परमिटेड एनी स्टेज सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ द। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि एक बार जब भी आपने फॉर्म भर लिया तो उसके बाद आपका किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो फॉर्म भरते समय बहुत ही सरसरी निगाह से अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर्स नेम, अपना सब कुछ जो है प्रॉपर वे में क्या करिएगा, भरिएगा, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, एनी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक डिवाइसेज नॉट अलाउड इनसाइड द प्रीमिसेस। एग्जाम होगा तो ये सब अलाउ नहीं ही होगा, क्योंकि आपको पता है ये सब अलाउ नहीं होता है, आप एग्जाम दे, ठीक है। ये सब आपको कुछ दिया हुआ है। एनी डिस्प्यूट रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट कोर्ट जस्टिस दिल्ली ओनली। तो ये कुछ भी अगर होता है तो केस के तो ये आपका दिल्ली में ही आपका कुछ होगा। तो ये था आपका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बारी बारी से आपको बताता हूँ कि क्या आगे आगे है क्या आपका, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूं। तो दूसरा PDF मैं खोलता हूं।
दूसरा पीडीएफ मैं खोलता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये हो गया आपका। सॉरी, इसके पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ आपको कि टीजीटी का पोस्ट कितना है और पीजीटी का पोस्ट जो है कितना है। उसके बाद मैं आपको, शायद इस वाले पीडीएफ में है, उसके बाद मैं आपको सिलेबस पर चलूँगा। यही क्या सेम है क्या? पार्ट 2, 1 मिनट में देखता हूँ।